तो आप सभी का वेलकम है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आप चाहे से राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर पटवार या फिर ग्राम सेवक या फिर वन रक्षक वनपाल, राजस्थान लेवल पे आप किसी भी तैयारी कर रहे हो तो आप ये इस वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। वैसे हम इसका जो पेपर है ये राजस्थान पुलिस के लिए बनाया गया है और देखिए हम इसमें एक क्वेश्चन में ही एक टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो सीधी बात नो बकवास करते हैं स्टार्ट वीडियो को। पहला क्वेश्चन ही हमारा है, कानून बनाने का अधिकार भारत में किस संस्था को है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, सरकार को नहीं है, पुलिस को नहीं है, ये कार्य काम होता है संसद का। ये चलिए ये संसद का कार्य किस तरह होता है, किस अनुच्छेद में है और किस तरह कानून बनता है, चलिए देखते हैं। मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, आपको फ़ोन थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा लेकिन साथ ही में आपको समझ भी आ जाएगा संपूर्ण तरीके से। देखिए कानून बनाने का जो विवरण है वो अनुच्छेद 107 में दिया हुआ है, जो कि विधेयकों के पूरे स्थापन के नाम से जाना जाता है तथा पारित करने की विधियाँ अनुच्छेद 107 में है। देखिए अब इसे किस तरह से संसद में कानून आता है और किस तरह से नहीं आता है जानिए। देखिए सबसे पहले अगर कोई कानून बनना होता है तो उसे बड़े बड़े अधिकारी उस कानून की व्यू रचना तैयार करते हैं, एक तरह का डायग्राम, जिस तरह से कोई कानून में जो चीज़ होती है उन्हें तैयार करते हैं, उसे मसौदा कहा जाता है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद में वह संसद में आता है। संसद के सबसे पहले मैं बता दूं, संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हाँ, मैं आपको बता रहा था कि संसद के 3 भाग होते हैं। तो देखिए संसद 3 भागों से मिलकर बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर हमारी संसद बनी होती है। तो देखिए सबसे पहले जब भी कोई कानून बनता होता है तो उसे बड़े अधिकारी उसे बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं मसौदा। क्या बोलते हैं? मसौदा। उसे बोलते हैं मसौदा। उसे बोलते हैं मसौदा। मसौदे के बाद जब वह संसद में आ जाता है तो वो बन जाता है विधेयक। क्या बन जाता है? विधेयक। विधेयक पारित होने के लिए वह दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है, लोकसभा और राज्यसभा। जब दोनों में विधेयक पारित होता है यानी दोनों मंजूरी देते हैं, पहले इसमें प्रस्तुत होता है, फिर इसमें चर्चा होती है, फिर मतदान होता है और फिर यहाँ से पारित होने के बाद जो हमारा विधेयक है, जो हमारा कानून है, वो चला जाता है राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति चाहे तो इसे पुनः विचार के लिए लोकसभा राज्यसभा को संसद को लौटा सकता है और अन्यथा उस पर हस्ताक्षर करने के बाद वह कानून बन जाता है, वह एक्ट बन जाता है। तो ये तो बात रही सिंपल सी, कानून कैसे बनता है। चलिए इसमें दुविधाएं, जो मेन दुविधाएं आती हैं वो क्या क्या आती है, देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो बात आती है कि जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन होता है और जो लोकसभा है वो अस्थायी सदन होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा स्थायी सदन है जिसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। देखिए जब भी कोई विधेयक अटकता है यानी कोई कानून अगर अटकेगा तो कहाँ पे अटकेगा? देखिए 2 चीज़ों में अटकता है, एक तो संसद में अटकेगा और एक राष्ट्रपति के पास विधेयक हमारा अटक सकता है। तो देखिए किस तरह अटकता है। जब भी कोई मसौदा यानी कोई कानून बनने के लिए संसद में आता है तो वह राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा पारित होना जरूरी है। कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि मान लीजिए राज्यसभा द्वारा कानून को पारित कर दिया जाए और उसी समय लोकसभा विघटन हो जाए यानी लोकसभा खंडित हो जाए, उनका कार्यकाल संपूर्ण हो जाए 5 वर्ष का, तब उस विधेयक का क्या होगा? तो मैं बता दूं, वो विधेयक खत्म नहीं होगा, वो विधेयक बना रहेगा राज्यसभा में और जब नई लोकसभा आएगी तब उस विधेयक को उस लोकसभा द्वारा पारित किया जाएगा और फिर वह राष्ट्रपति में आगे चला जाएगा। लेकिन इसके अपोजिट कभी ऐसा हो कि लोकसभा द्वारा अगर कोई कानून या फिर विधेयक पारित किया जाए, लोकसभा में उसको भेजा जाए, राज्यसभा में भेजा जाए, लोकसभा द्वारा जब किसी विधेयक को राज्यसभा में भेजा जा रहा हो और उसी समय लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाए, तब उस विधेयक का क्या होता है? क्या वह विधेयक बना रहता है या फिर खत्म हो जाए? तो मैं बता दूं, जैसे ही लोकसभा खत्म होती है तो उसके द्वारा जो पारित किया हुआ विधेयक होता है जो कि राज्यसभा में भेजा होता है वो भी खत्म हो जाता है। जब नई लोकसभा आएगी तब वो दोबारा से उस विधेयक को बनाएगी और राज्यसभा को देगी और तब राज्यसभा और लोकसभा दोनों पारित करेंगे और तब वह राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देगा तब हमारा कानून बन जाएगा। तो ये है कानून बनने की प्रक्रिया जो कि अनुच्छेद 107 में दी हुई है। और कुछ इसमें बात करें कि कौन कौन से जो विधेयक है वो लोकसभा में आएंगे राज्यसभा में, तो बता दूं, देखिए कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो मेनली जैसे लोकसभा में आते हैं, जैसे कि उनमें से एक है बजट, एक है धन विधेयक और एक है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक 2 प्रकार के हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। लेकिन ये तीनों जो विधेयक हैं ये तीनों लोकसभा में आते हैं और जो राज्यसभा में आते हैं वो होते हैं अखिल भारतीय सेवा जो कि 312 और राज्य सूची में कानून
और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारे राज्यसभा में आते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आपको वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ई प्रिंट क्या है? तो ई प्रिंट एक सूची है? नहीं। एक पत्रिका है? नहीं। एक रिपोर्ट जारी कर है? नहीं। ये एक हार्डवेयर है। ई प्रिंट क्या है? एक हार्डवेयर है। मैं बता दूँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क होता है। देखिए हार्डवेयर वो वस्तुएं होती हैं या फिर वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, जैसे कोई एप्लीकेशन, माइक्रोएक्स वर्ड, जो भी कोई फ़ोन में आप एप्लीकेशन देखते हैं, ये सब सॉफ्टवेयर में आती हैं। हार्डवेयर में जैसे कि कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, मॉनिटर हुआ, सीपीयू हुआ, ये सब हार्डवेयर में आती है। सीपीयू की फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक हार्डवेयर है। ई प्रिंट क्या है? एक हार्डवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का संक्रिय नृत्य किससे संबंधित है? तेरह ताली नृत्य से, सहरिया से, भील जनजाति से, या फिर कालबेलिया जनजाति से? तो मैं बता दूं, जो शंकरिया नृत्य कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। तो देखिए जो कालबेलिया जनजाति है वो अधिकतर अजमेर में है। राजस्थान में सर्वाधिक जो कालबेलिया जनजाति है वो अजमेर में है। और इससे रिलेटेड जो कालबेलिया जनजाति के जो महत्वपूर्ण नृत्य आते हैं वो चार आते हैं। पहला है जो कि आपको क्वेश्चन में दिखाई रहा है, शंकरिया। और जो दूसरा है पणिहारी, याद रखिएगा, दूसरा नृत्य है पणिहारी। और जो तीसरा नृत्य है इंडोनी, याद रखिए क्या नाम है? इंडोनी, याद रखिएगा उसका नाम है इंडोनी। और जो चौथा नृत्य है उसका नाम है बागड़िया। क्या है? बागड़िया। ये चार नृत्य हैं कालबेलिया जनजाति के। फेमस नृत्य, जो सबसे फेमस नृत्य है वो यही है, शंकरिया नृत्य। कहाँ पे पाई जाती है? अजमेर में। चार नृत्य मशहूर है, शंकरिया, बागड़िया और इंडोनी। तो अब आपको आई होप आपको याद हो गया होगा। अगर बात करें भील जनजाति की, तो चलिए भील जनजाति के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। तो अब देखिए, हम भील जनजाति, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसके बारे में कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें मैं रिपीटली आपको कराऊंगा। आप कृपया करके इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए भील जनजाति जो सर्वाधिक पाई जाती है उदयपुर और बांसवाड़ा में सर्वाधिक पाई जाती है। निग्रेटो प्रजाति से इस नाम से इन्हें किसने कहा था? वो लोग कहा था डॉक्टर मजूमदार द्वारा भील जनजाति को निग्रेटो प्रजाति कहा गया था। वनपुत्र किसने कहा था? तो मैं बता दूं, कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें वनपुत्र कहा था। कर्नल जेम्स टोड की दो बुक महत्वपूर्ण है। एक कर्नल जेम्स टोड द्वारा इन्हें वनपुत्र कहा गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो आती है, केसरिया नाथ या फिर ऋषभदेव को चढ़ी केसर का रस, या फिर केसर का जो ऋषभदेव या फिर केशवनाथ जी, इनके जो उनके ऊपर जो चढ़ा हुआ पानी होता है, केसर का पानी, उसे पीकर ये झूठ नहीं बोलते। ये बात ध्यान रखिएगा। केसरिया नाथ जी या फिर ऋषभदेव को चढ़ा हुआ केसर का पानी पीकर ये भील जनजाति के लोग झूठ नहीं बोलते। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड, फायरे इनका रणघोष है। यानी कि जब भी इन्हें कोई युद्ध के लिए लोगों को इकट्ठा करना होता है तो ये पुकारते हैं फायरे। अभी इनके कोई खतरा महसूस होता है तब ये फायरे चिल्लाते हैं। कुशब्द क्या है? कुशब्द यानी भीलों के जनजाति के जो घर होते हैं उन्हें कु बोला जाता है। फला, देखिए फला क्या होता है? फला बोला जाता है भील जनजाति के मोहल्लों को फला बोला जाता है। पाल बोला जाता है बहुत सारे झोपड़े जब एक साथ मिल जाते हैं तो उन्हें पाल कहते हैं। तदवी या फिर वंशाऊ गांव के मुखिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तदवी या फिर वंशाऊ, याद रखिएगा। फिर आता है कायटा मृत्यु भोज, भीलों द्वारा दिए जाने वाले मृत्यु भोज को कायटा कहा जाता है। फिर आता है पाड़ा यानी देखिए भील जनजाति के दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। एक तो होता है पाड़ा सुनकर भील जनजाति के लोग खुश होते हैं, जबकि कांडी सुनकर वो गाली मानते हैं। कांडी यानी कि तीर चलाने वाला। कांडी का इनकी भाषा में अर्थ होता है तीर चलाने वाला, जिससे ये गुस्सा हो जाते हैं, इसे कांडी शब्द को ये गाली मानते हैं। फिर आता है अटक भील जनजाति का गोत्र कहलाता है। फिर आता है टोमट इनका कुल देवता है। अगर कभी आप भील जनजाति के चपेट में आ जाओ तो टोमट चिल्लाने लग जाता है, जिससे उनको लगेगा हाँ भाई आप भी इनके कुल देवता की पूजा करते हो। फिर आता है
महुआ की बनी शराब और ताड़ का रस पीना इनको बहुत पसंद है। एक तो महुआ की बनी हुई शराब और एक ताड़ का रस पीना ये पेड़ में पसंद करते हैं। फिर आता है चिमाता। देखिए चिमाता और दजिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। चिमाता क्या होता है? भील जनजाति द्वारा पहाड़ों पर जब कृषि की जाती है, पहाड़ों पर जंगलों को जलाकर जब कृषि की जाती है तो उसे बोलते हैं चिमाता। जलाकर, ठीक है, याद रखिएगा, पहाड़ी पर जंगलों को जलाकर किया जाता है कृषि, चिमाता। और दजिया मैदानों पर जलाकर, वनों को जलाकर की हुई कृषि चिमाता कहलाती है। छेड़ा फाड़ना इनकी भाषा में तलाक है। जब इन्हें तलाक देना होता है तो उसे बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। भीलों में तलाक का अर्थ होता है छेड़ा फाड़ना। आई होप आप संपूर्ण चीज़ें समझ गए होंगे। नहीं समझ पाए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर वीडियो को फिर से बैक करके एक बार देख सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नहीं हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट बात थी भील जनजाति से लेकर, वो इंपॉर्टेंट बस एक ही बात याद रखिएगा हमेशा, सर्वाधिक की ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, याद रखिएगा उदयपुर और बांसवाड़ा में भील जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट जनजाति अगर हम देखें इसमें ही इसी क्वेश्चन में, तो वो आती है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति कुछ ही खास बातें वो ध्यान रखिएगा। सहरिया जनजाति सर्वाधिक 12 जिले में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? 12 जिले में। और सहरिया जनजाति से जो इंपॉर्टेंट बात आती है, वो एक महत्वपूर्ण बात आती है, इनके जो गुरु हैं, जो ये गुरु मानते हैं, वो मानते हैं तेजा जी को। किसे मानते हैं? तेजा जी को। और जिसका मंदिर ये बस्ती के बाहर बनाते हैं, कौन? सहरिया जनजाति के, याद रखिएगा। और सीताबाड़ी का मेला भी 12 जिले में लगता है। कौन सा मेला? सीताबाड़ी का, याद रखिएगा, सीताबाड़ी। आई होप आपको ये सब सूचनाएं अच्छी लग रही होंगी, आपको काफ़ी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विषम शब्द को चुनिए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में राजस्थान कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन ए है AW, ऑप्शन बी CWG, ऑप्शन सी BWHW और ऑप्शन डी WSHW। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है, यानी कि देखिए AW दक्षिण भारत को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। BWHW शुष्क मरुस्थल को कहा जाता है, ये भी सही है। और जो WSHW ये अर्ध शुष्क मरुस्थल को कहा जाता है, ये भी सही है। लेकिन CWG उत्तर राजस्थान को ये नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है, ये आता है हमारा अरावली का क्षेत्र CWH। और दरअसल ये जो इसमें W दिख रहा है, ये W नहीं, दरअसल ये B है, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल, BWHW शुष्क मरुस्थल, CWG अरावली सा क्षेत्र आता है। कौन सा आता है? अरावली क्षेत्र आता है। और AW दक्षिणी आता है, याद रखिएगा, क्या आता है? दक्षिणी क्षेत्र राजस्थान का, जिसमें हाड़ौती का पठार भी शामिल है AW के अंदर ही। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर भी AW के अंदर आता है। और जो CWG के इसके अंदर अरावली वाला क्षेत्र आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की खालिस्तान पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है? तो वो है 5 पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है। राइट आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? अर्जुन लाल सेठी, बेंगलुरु जेल, केसरी सिंह बैराठ। एक मिनट। तो हमारा क्वेश्चन था केसरिया बाराठ हजारीबाग जेल में, विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल में और जोरावर सिंह बेरिंग जेल में। ऑप्शन पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो मैं बता दूं आपको, जो अर्जुन लाल सेठी हैं बेरिंग जेल में उन चला गया, बिल्कुल सही बात है। केसर सिंह बारठ हजारीबाग जेल में उन्हें अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था। और विजय सिंह पाठक को टोडगढ़ जेल में, ठीक है। लेकिन जो जोरावर सिंह थे वो बेरिंग जेल तो छोड़ो, किसी भी जेल में नहीं गए थे। दरअसल वो पैर में घाव करने के कारण धीरे धीरे वो मर गए थे, वो अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आए थे, इसलिए इन्हें चंद्रशेखर के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने बूंदी में अपना जीवन यापन किया था, और उस समय इनका नाम बदल गया, बूंदी में इन्होंने अपना नाम बदलकर अमरदास बैरागी के नाम से इन्होंने अपना जीवन यापन किया था। और फिर अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आए थे, इनकी मृत्यु वैसे हो गई थी, पर ये किसी भी जेल में नहीं गए थे। इन्होंने इन चंद्रशेखर के नाम से भी जाना जाता है, जोरावर सिंह बाराठिया को। याद रखिएगा, केसर सिंह बाराठिया और जोरावर सिंह बाराठिया दोनों भाई थे, और इनका एक पुत्र भी था, प्रताप बाराठिया। क्या नाम था? प्रताप सिंह बारहट। ये इन दरअसल क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्रांतिकारी ऐसा कौन सा परिवार है जो कि जिसका संपूर्ण परिवार क्रांतिकारी था? तो वो थे केसरी सिंह बारठ। इनके भाई भी क्रांतिकारी थे, और जो केसर सिंह बारठ इनके पुत्र थे प्रताप सिंह बारठ, वो भी क्रांतिकारी थे। और ये जो केसर सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ ये दोनों भाई थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आप समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मेवाड़ राजवंश का
चर्चा में रहा है। मेवाड़ राजवंश का राज्य वाक्य क्या है, यानी कि वो राज्य वाक्य पूछ रहे हैं, जो है दृढ़ राखो धर्म तो ही राखे करतार, अर्थात जो दृढ़ राखे धर्म ताई राखी करता है, जो धर्म के प्रति दृढ़ रहेगा वही उसे ही हक है तलवार रखने का। तो ये तो था मेवाड़ राजवंश वालों का। अब देखिए साथ ही में मेवाड़ राजवंश की एक बात और याद रखिएगा, इन्हें हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है और इनके संस्थापक थे गोहिल वंश। सॉरी मैं गलत बोल दिया, मतलब जो इसमें इनके दो वंश आते हैं मेवाड़ राजवंश, एक गोहिल और एक सिसोदिया। अब मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, नहीं तो मैं यहाँ पे मेवाड़ राजवंश ही आपको बारे में बताने लग जाऊँ। तो चलिए थोड़ा बहुत मेवाड़ राजवंश की बात मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ मुँह जबानी। देखिए मेवाड़ वंश में दो वंश हुए, एक था गोहिल वंश और एक था सिसोदिया वंश। गोहिल वंश का जो संस्थापक था वो था गोहिल आदित्य, जिसे वंश का संस्थापक कहा जाता है। उसके बाद आया था बप्पर रावल, फिर अलहट, फिर रण सिंह, फिर सामंत सिंह, फिर जेत सिंह, फिर तेज सिंह, फिर समर सिंह और रतन सिंह। जो रतन सिंह को आप सभी जानते हैं, इस अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था वो वाली बात। तो फिर उसके बाद जो सिसोदिया वंश के जो संस्थापक थे वो थे राणा हमीर। उसके बाद जो राणा हमीर के बाद आए थे खेता सिंह, फिर राणा लख सिंह, राणा मोकल सिंह, महाराणा कुंभा, उदय सिंह, या फिर सॉरी उदयकर्ण। क्योंकि उदयकर्ण को मेवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी। महाराणा कुंभा के पुत्र थे उदयकर्ण, जिन्हें पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में जो मेन शासक आते हैं वो थे संग्राम सिंह, और उसके बाद रतन सिंह, फिर विक्रमादित्य, उदय सिंह और फिर महाराणा प्रताप, जो आप सब जानते हैं। तो चलिए बस ठीक करते हैं। तो ये तो बात रही मेवाड़ राजवंश की। अब देखते हैं यतो धर्म से जयते, ये वाक्य किसका है? तो मैं बता दूं ये जयपुर का कछुआ वंश था, उनका धर्म है, उनका मतलब वो है राजवाक, सॉरी मैं भूल गया था, राजवाक है। ये तो धर्म से जयते ये कछुआ वंश का है, जो कि आमेर का इतिहास के में आपने पढ़ा होगा, या फिर आमेर जयपुर का इतिहास, दोनों एक ही बात है। और जिस तरह मेवाड़ के लोगों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है, उसी तरह कछुआ वंश को रघुकुल तिलक कहा जाता है, ये बात भी याद रखिएगा। और जो कछुआ वंश का संस्थापक था वो था धुलेरा या फिर तेजकर्ण। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये है उत्तक से संबंधित। किससे है? उत्तक से। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तक, हिस्टोलॉजी उत्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संगमरमर की मूर्ति बनाने का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? यानी संगमरमर की मूर्ति सर्वाधिक कहाँ बनती है? अजमेर में, नागौर, जयपुर या फिर राजसमंद? तो मैं बता दूँ इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। संगमरमर की जो सर्वाधिक मूर्तियाँ मिलती हैं वो हमें मिलती है जयपुर में। कहाँ मिलती है? जयपुर में। अब बात संगमरमर की मूर्ति की आई है, तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। संगमरमर की मूर्तियाँ सर्वाधिक, सबसे बड़ा केंद्र जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है, चल इसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, तो देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है उम्मेद पूर्व, उम्मेद है कोई, ये मान लीजिए उम्मेद है, कौन है? उम्मेद पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलता है। ये पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चल लिया, जाने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चलता है। ये बाईं ओर वह 15 किलोमीटर चल दिया। ये कितना है? 15। और ये कितना है? ये है 20। 15 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर चलने के बाद वह पुनः दाईं ओर, नहीं एक मिनट सॉरी, 20 किलोमीटर ही चल दिया। 15 मीटर चलने के बाद, अच्छा यहाँ पे आ गया ना। अब उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है। अब वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर चलता है। अब ये कितना चल दिया? 20 किलोमीटर चलने के बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह फिर से यहाँ से दाईं ओर मुड़ गया, ये दाईं ओर मुड़ गया और 15 किलोमीटर चलता है। अब ये कितना चला इसने? ये भी 15 चला। और वह के बाद वह बिंदु ए पर पहुंचता है। ये इसका बिंदु ए है। कौन सा बिंदु है? ये ए बिंदु। ये ए बिंदु है, ये हो गया ए बिंदु। बिंदु ए से प्रारंभिक स्थान की दूरी कितनी है? यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहे कितनी है। तो देखिए 20 तो ये हो गई, ये 20 है ही, और ये कितनी है? ये भी ऊपर देखिए 20 है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? 20। 20 और 20 40। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 40 मीटर की दूरी पर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो चलिए एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन को जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हमको चलना है। उम्मेद पूर्व की ओर, ये मान लीजिए कोई उम्मेद है। ये कौन है? उम्मेद। पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलता है। ये पूर्व, इधर क्या होगी? पूर्व। इधर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आप जानते होंगे। पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चला है। ये कितना चला है? 20 किलोमीटर।
और 20 किलोमीटर जाने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। अब इधर देखेगा, अब आप देखिए जब पूरब की ओर उसने मुंह कर रखा है तो उसका बाईं हिस्सा हाथ कौन सा होगा, ये वाला, तो वो इधर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चलता है। अब ये कितना चला है, अब ये चला है 15 किलोमीटर। चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर चलता है। अब फिर से वो 20 किलोमीटर चला है दाईं ओर मुड़कर, और उसके बाद पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है। अब दाईं ओर दोबारा से मुड़ गया और 15 किलोमीटर चलता है। अब ये भी कितने चले, 15, और वो बिंदु ए पर पहुंच जाता है। अब पूछ रहा है हमारे इस बिंदु से और इस बिंदु की दूरी कितनी है, तो 20 तो ये हो गई इतनी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 20, 20 और 20 40 हो गई कुल दूरी। ये दूरी हमें कैसे पता चली, ये वाली दूरी हमें इससे पता चली, ये देखिए ऊपर 20 20 इसलिए 40। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है यूएसबी संग्रह युक्त का कौन सा प्रकार है, तो यह है द्वितीय तरह का प्रकार है। यूएसबी संग्रह युक्ति कौन से प्रकार की है, द्वितीय प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलें कौन सी हैं, तो वो हैं गेहूं और जौ। ये सबसे प्राचीन फसलें हमारे कृषि के लिए मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, वो हुआ था 13 सितंबर 2005 को। कब हुआ था, 13 सितंबर 2005 को। 13 सितंबर 2005 को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चौप नामक आभूषण शरीर में किस अंग पर पहना जाता है, तो वो पहना जाता है नाक पर। एक बात याद रखिएगा, एक होता है चौप जो कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, और एक होता है चूप। तो याद रखिएगा, तो चूप है वो दांत में पहना जाता है, नाक में नहीं। ये दोनों शब्द एक जैसे हैं लेकिन डिफरेंट बहुत है। अब बात आती है जब आभूषणों की, तो चलिए एक बार आभूषण सारे देख लेते हैं। तो ये रहे पूरे शरीर के आभूषण, इनमें से मोस्ट आभूषण है, हम वही देखेंगे, फालतू नहीं देखेंगे। जैसे कि टिड़का, ये सिर का आभूषण है। उसके बाद आता है टिड्डी भड़को, ये भी सिर का आभूषण, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है पीपल पत्र, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, और जेमिला ये भी है। उसके बाद है बोरा या फिर बोरला, ये मोटा मोटा जो आपको दिख रहा है इसे ही बोलते हैं बोरला या बोरा, ये भी सर का है। और एक आता है टीका, जो भी आप सब जानते हैं सिर का है। उसके बाद है नाक का आभूषण, जो कि होते हैं चूनी, नथ, और मैंने जो बताया था कि चूप, ये नाक का नहीं, ये दांत का आभूषण है, याद रखिएगा। किसका है, दांत का, या फिर मुंह का भी इसे बोला जा सकता है। उसके बाद में कंठसरी, आप सभी जानते हैं, कंठ यानी गला, तो गले का हो गया। उसके बाद हंसली, याद रखिएगा, ये भी गले का है। मांदलिया भी गले का है। फिर ठूसी गले का, और ये सब गले के आ गए। झालरो, हालरो, ये सब गले के आ गए। उसके बाद में कमर के देखिए कंदोरा, ये कमर का आभूषण है। अब इधर की साइड देखते हैं जो मोस्ट हैं, उनमें से देखिए तिमड़ियाँ, ये देखिए ये तिमड़ियाँ एक और गले का आभूषण है मोस्ट। उसके बाद में बाजूबंद हाथ का आभूषण है, ये रहा। नवरत्न, ये भी हाथ का। पट्टा, कड़ा और कातरिया, ये तीनों इन हाथों के ही आभूषण है, बाजू के। इसमें कुछ कट गया। कंगन आप जानते ही हैं, गोरख, गजरा, पुंच। अब देखिए पुंच, ये भी एक हाथ का आभूषण, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आभूषण है। देखिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम पैरों पे। तो देखिए पैरों पे घुंघरू, और टकना, पायल, तोड़ी, कट्टा और झांझल, ये सब पैरों के आभूषण हो गए। और लच्छा, नेवरी, माक्या, हिरनामे, लंगर, पाजेब, पगपाना, गोरा और फोलरी, ये सब पैरों के आभूषण आ जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या है, इसका आंसर है गंगोत्री गलेशिया। क्या है, गंगोत्री गलेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वर्णगिरी किले किसे कहा जाता है, ये जालौर के किले को स्वर्णगिरी किले के नाम से जाना जाता है। जालौर का जो किला है
उसे स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। इसमें 1113 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया था। उस समय जालौर किले के जो शासक थे वो थे कान्हड़ देव। चलिए जैसलमेर के किले के बारे में भी कुछ जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसलमेर का किला है, अब हम जैसलमेर किले की बात करें, याद रखिएगा कौन सा जैसलमेर किला। इसका जो किले का नाम है वो है सोनार दुर्ग, जिसे रावल जैसल द्वारा 1155 ईस्वी में बनवाया गया था। ये त्रिकुटगढ़ या फिर गोहरागढ़ पहाड़ी पर स्थित है, सोनारगढ़, याद रखिएगा। अब बात करते हैं जयगढ़ का किला। जो जयगढ़ का किला है वो जयपुर में स्थित है, याद रखिएगा। उसके बाद में एक किला और, क्षमा चाहूँगा मेरी बार बार आवाज़ अटक रही है उसके लिए। हाँ, तो मैं जैसे बताया कि स्वर्णगिरी किला जो कि जालौर का महत्वपूर्ण दुर्ग है, उसी तरह एक सुदर्शनगढ़ नाम से भी आता है जो कि जयपुर का है, याद रखिए, जैसे नाहरगढ़ भी कहते हैं। ये भी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यटकों के लिए रेल मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान में दूसरी ट्रेन 11 जनवरी 2009 से शुरू की गई थी, जो जानी जाती है। उसका नाम है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स के नाम से जानी जाती है। क्या नाम है? राजस्थान ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, जो कि 11 जनवरी 2009 में शुरू की गई थी पर्यटकों के लिए मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान की दूसरी ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं स्थल से मरुस्थल की ओर, याद रखिएगा, स्थल से मरुस्थल की ओर, याद रखिएगा। लौटता हुआ मानसून स्थल से मरुस्थल की ओर जाता है। अब ये क्यों जाता है, इसके ऊपर पूरे कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? ये तो आप सभी जानते हैं, परमाणु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 29 अगस्त, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो देखिए इसे किस तरह सोल्व करना है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा, 29 अगस्त 1922 को गुरुवार रहा हो तो बताओ। 31 जनवरी 1922 को, उसी सन की बात हो रही है और हमसे पीछे के पूछ रहा है कि 31 जनवरी को क्या वार था। तो देखिए इसके तरीका बहुत इजी है, अगर आपने पढ़ा हो तो। देखिए सबसे पहले हम 29 अगस्त की बजाय 31 जनवरी से स्टार्ट करेंगे और डे निकालना। तो हम स्टार्ट करेंगे 31 जनवरी से। तो देखिए जनवरी का 31 तारीख तो चली गई। अब फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो उसका 28 दिन लिख लीजिए। 28 का क्या आता है? 0 ओड डे। अब जनवरी, फरवरी, फिर मार्च का 3 ओड डे, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई तक हम पहुंच गए। अब अगस्त के हमें काउंट करने 29 दिन। तो देखिए अब ओड डे जो काटने का तरीका होता है, देखिए 28 का तो ओड डे 0 हो गया। अब देखिए अब जो संख्या आ रही है हमारी, इनके भी हम 7 के जोड़े बना के काट सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, ये कट गया। 29 का ओड डे निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 7 चौक 28, 1 ओड डे बचेगा। देखिए अब बचा है हमारे पास 3 और 3 6 और 1, कितने हो गए? 7। तो ये भी पूरे कट, हमारे पास ओड डे आया है 0। अब देखिए अगर हमारे पास संख्या 1 या कुछ ऐसे बचती, अगर हमारे पास मान लीजिए 1 ओड डे आता है, फिर 2 ओड डे आता, तो जो 29 अगस्त को जो गुरुवार था तो हम उससे पीछे जाते। अगर 2 ओड डे आता तो हम गुरुवार से 2 दिन पीछे जाते। क्यों? क्योंकि हमने 31 जनवरी से स्टार्ट किया है पीछे से, इसलिए अब हमारे पास ओड डे आया 0। तो जो वार इस तारीख को होगा वही वार 31 जनवरी 1982 को, यानी कि गुरुवार ही उस दिन होगा, क्योंकि हमारा ओड डे निकला 0। ये किस तरह निकला, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर संपूर्ण वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं रीजनिंग के इस टॉपिक के संपूर्ण वीडियो बना दूंगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुछ घोड़े। तो देखिए किस तरह सोल्व होगा मैं आपको समझाता हूँ। कुछ, बस यहाँ डायग्राम बना लेते हैं हम। कुछ, ये बी है, बस घोड़े हैं, ये घोड़े हो गए, घोड़े, सभी घोड़े बकरियां, सभी घोड़े बकरी हो गई, सभी बकरी कुत्ते हैं। अब सभी बकरी कुत्ते भी हैं। निष्कर्ष करा है, कुछ बचे घोड़े हैं। अब देखिए वैसे तो सही है लेकिन ये गलत हो जाएगा। पूछे क्यों? वैसे ये सही है लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा कथन का
रिपीटेशन हो रहा है, देखिए कुछ बसे घोड़े हैं और कुछ बसे घोड़े हैं। इसलिए जब भी हमारे कथन का रिपीटेशन होता है यानी कि निष्कर्ष में बताया जाता है तो वो सही होते हुए भी गलत हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुछ कुत्ते बकरियां हैं। कुछ कुत्ते बकरियां हैं यानी बकरियां, तो कुछ कुत्ते बकरियां हैं। जब सभी बकरियां कुत्ते हैं तो कुछ कुत्ते भी बकरियां होंगी, राइट है। कुछ कुत्ते घोड़े हैं। कुछ कुत्ते घोड़े हैं। जब सभी घोड़े बकरियां हैं और सभी बकरियां कुत्ते हैं तो कुछ कुत्ते घोड़े भी हो जाएंगे, राइट आंसर, सही है। और कुछ बसें बकरियां हैं। कुछ बसें बकरियां हैं यानी बस का डायग्राम, सॉरी बस का डायग्राम देखिए, ये बना देता हूँ मैं, ये रहा, तीनों में है ना। अब वो बोल रहा है कि कुछ बसें बकरियां हैं, तो देखिए जब कुछ बसें घोड़े हैं और सभी घोड़े बकरियां हैं तो जो बकरी वाला गोला है वो बस के अंदर अवश्य घुसेगा, क्योंकि कुछ घोड़े बस के अंदर आएंगे, इसीलिए ये भी राइट हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन करते हैं और एक हमारा गलत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं। इसका आंसर है जनक भट्ट, जयानक भट्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस सेशन को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को कॉल आ गया उसके लिए क्षमा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया होती है। परिभ्रमण गति के कारण हमारी पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया होती है। यह किस प्रकार होती है? देखिए दो प्रकार की होती है, एक होती है परिक्रमण और एक होती है परिभ्रमण। परिभ्रमण से हमारी दिन रात होती है और परिक्रमण से क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं, डिटेल के साथ देखेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि परीक्षा में हमेशा रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं और मोस्ट क्वेश्चन है ये, इसको मोस्ट भी लगा लीजिएगा आप। तो देखिए पृथ्वी गति दो प्रकार की होती है, एक होती है परिभ्रमण गति और एक होती है परिक्रमण गति। परिभ्रमण गति से पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, यानी ये गोल हमारा गोल ग्लोब है, मान लीजिए जब ये अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर तब उसे बोलते हैं परिभ्रमण गति। इससे क्या होता है, दिन और रात का बनना होता है परिभ्रमण गति से। इसे घूर्णन गति भी कहते हैं या फिर दैनिक गति भी कहते हैं। और याद रखिएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। कुछ इस तरह से हमारी पृथ्वी जो होती है वो थोड़ी झुकी हुई होती है। अब देखते हैं परिक्रमण गति। अब देखते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति। पृथ्वी की परिक्रमण गति पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करना या परिक्रमा करना ही पृथ्वी की परिक्रमा गति होती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, इनका काम क्या होता है, दिन का बनना। कितने टाइम में हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का कंप्लीट चक्कर कितने टाइम में कर लेते हैं, वो करती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में करती है। सूर्य से सर्वाधिक निकट स्थित जब वो हमारी पृथ्वी आती है वो होती है 14.75 करोड़ किलोमीटर, जिसे कहते हैं पेरीहेलियन, 3 जनवरी के दिन, और इसे बोलते हैं अपसोर जब पृथ्वी हमारे। और सर्वाधिक दूरी होती है दीर्घ वृत्ताकार पथ पे, जिस समय होती है 15.26 करोड़ किलोमीटर दूर। तो ये बात तो अलग है नॉलेज की। अब बात करते हैं कि परिक्रमण गति से होता क्या है। देखो वर्षा का बनना, ऋतु का परिवर्तन, दिन रात की अवधि में परिवर्तन, मकर कर्क रेखा का निर्धारण और कटिबंधों का निर्धारण, ये सब परिक्रमण गति से होता है। पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है पूर्व दिशा की ओर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो चलिए मैं एक बार और यहाँ पे समझा देता हूँ 2 मिनट के अंदर। देखिए जिस तरह ये हमारी पृथ्वी है, सबसे पहली बात आती है हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्षांश पर, कितने 23.5 डिग्री अक्षांश पर हमेशा झुकी हुई है। 23.5 डिग्री याद रखिएगा, 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। इसे बोलते हैं परिभ्रमण गति। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे तो बोलते हैं परिभ्रमण गति। और इससे क्या होता है, इससे दिन और रात बनते हैं। क्या बनते हैं, दिन और रात। ये है परिभ्रमण गति। और परिक्रमण जो गति होती है
उसमें पृथ्वी, जैसे ये सूर्य है तो सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाती है, कुछ इस प्रकार से पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाती है उसे बोलते हैं परिक्रमण गति, जो कि मैंने आपको बताया था। और परिक्रमण गति से हमारे जो दिनों की संख्या होती है वो होती है निर्धारित, और वर्षा का निर्धारित भी होता है, ऋतु का निर्धारित होता है, दिन रात की अवधि में परिवर्तन का विषय, और मकर कर्क रेखा का और कटिबंधों का भी निर्धारण इसी परिक्रमण गति से होता है। और साथ ही साथ नॉलेज के लिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो हमारी पृथ्वी है, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को यहाँ से घूमकर वापस यहाँ आने में कितना टाइम लगता है, तो याद रखिएगा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का टाइम लगता है टोटल। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा परिभ्रमण और परिक्रमण गति। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 मार्च 2011 को जारी भारत की 15वीं जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या थी। राइट आंसर 326 लिंग अनुपात था। याद रखिएगा कब की 15वीं जनगणना 31 मार्च 2011 के अनुसार अंतिम परिणामों के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर 926 महिलाओं की संख्या थी। कितनी थी? 926। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक आदमी अपनी 5 पत्नियों के साथ मंदिर जा रहा था। प्रत्येक औरत के साथ 2 बच्चे थे। 3 औरत के साथ 2 लड़के थे और 2 के साथ 1 लड़का। एक लड़की कुल कितने लोग मंदिर गए हैं? लड़की कुल कितने लोग मंदिर गए हैं? ये रीजनिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए भी स्किप कर देंगे, क्यों पता नहीं इसमें शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुसलमानों मुसलमानों के किस त्योहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है मुहर्रम। किस त्योहार के दिन? मुहर्रम के दिन ताजिए निकाले जाते हैं, मुसलमानों का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट महिला एवं बाल अपराध से रिलेटेड क्वेश्चन है। बालकों का उपयोग अश्लील साहित्य के प्रयोजनों में शामिल है। किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रदर्शन, किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में करना, किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्वक प्रदर्शन करना। तो ये सभी आएंगे इसके अंदर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी आते हैं बालकों के अश्लील साहित्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो सीधा इजी क्वेश्चन है, लकुलिश इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीला थोथा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित, एक मिनट, तो देखिए इसे किस तरह करना है। इसमें जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है वो यह कह रहा है कि खुली आकृति घन से बनाया नहीं जा सकता, यानी ये घन है, इसको बंद करके कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती? तो वो देखिए वो है ऑप्शन नंबर सी। क्यों? तो देखिए इसमें दो विपरीत जो दो नहीं बनाया जा सकता। हाँ, क्वेश्चन है नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? ये कि इसमें जो 60 दिख रहे हैं ना आप, ये वाला और ये पॉइंट दिख रहे हो, ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशाएं हैं। ये देखिए विपरीत दिशाएं इस तरह हैं, और जब भी दो विपरीत दिशाएं एक साथ सामने आ जाएं तो वो उसका कभी बंद आरेख नहीं होता। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप नहीं समझे फिर समझ देता हूँ। जब भी जैसे, एक मिनट इसको पूरा मिटाता हूँ मैं। इसकी विपरीत दिशा ये होगी, आपने पढ़ा होगा था चैप्टर, और इसकी विपरीत दिशा ये होगी और इसकी ये,
और ये दोनों एक साथ आ गए, देखो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया और ये आ गया, तो इसलिए ये चित्र नहीं बन पाएगा क्योंकि विपरीत दिशाएं कभी एक साथ शो नहीं होती है। आई होप आपको समझ गया आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी पैनल में 5 सदस्य एक गोले के अंदर अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ए बी ई के मध्य बैठा है, डी के दाएं दूसरी ओर, डी के बाएं सी है, और पैनल में बी का स्थान ज्ञात करना है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे आराम से और बहुत ईजी तरीके से करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि, यानी क्यों दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। यानी कि जब एक तो व्यक्ति को किसी चीज़ को आप इस तरह डुबोगे तो वो सीधा चले जाएगा क्योंकि उसका क्षेत्रफल बिल्कुल कम है, लेकिन जब उसे इस तरह कर दोगे तो उसका क्षेत्रफल बढ़ गया जिसके कारण दबाव कम हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असत्य कथन को चयन कीजिए। कथन पहला, सॉफ्टवेयर चुनाव को संसाधित करता है, यानी सॉफ्टवेयर सूचनाओं को संसाधित करता है। टेक्स्ट संख्या आवाज़ों को आंकड़ों के नाम से जाना जाता है। हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर को सूचनाओं को संसाधित करता है। सॉफ्टवेयर सूचनाओं को संसाधित करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर वायरस है, एक सॉफ्टवेयर वायरस है, हार्डवेयर नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है अक्षर युग्म को पहचानिए। अक्षर युग्म को पहचानिए। FOG अनुपात MVN, इनमें जिस तरह का संबंध है उसी तरह का संबंध के नेक्स्ट जो होंगे वो इनमें से दो कौन से होंगे। तो देखते हैं इनमें से संबंध क्या है इनके। देखिए F आता है 6 पे, F कितने पे आता है 6 पे, और G आता है 7 पे। F 6 पे, G आता है 7 पे, यानी एक के बाद नेक्स्ट है। इसी तरह M के बाद N है, MN। तो अब जैसे इनमें दोनों सेम आ रहे हैं ना, इसी तरह इसमें भी दो सेम आ रहे हैं, तो अब जो नेक्स्ट होगा इनका उनमें भी सेम आना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किस तरह होगा तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जब हमने देखा HST और OZA, तो इसमें कॉमन क्या है। अब हिसाब से तो आप बोलोगे भाई इनमें कॉमन आना चाहिए, देखिए जरूर नहीं इन दोनों में कॉमन हो। अगर ये दोनों कॉमन होते, यानी H के बाद जैसे 8 पे आता है H और T 20 पे आ रहा है, तो ये तो कॉमन है नहीं। इसी तरह O 15 पे आता है, 1 पे आता है A, तो ये भी कॉमन ही है। लेकिन इसमें कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। कॉमन इसमें देखिए ST और Z। Z 26 के बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा 1 पे। उसी तरह STS में 19-20 का फर्क, तो 19 और 20, तो ये दोनों कॉमन हो गई। ये नेक्स्ट एक के बाद एक हो गई। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए आप समझ नहीं पा रहे। S के बाद T आ गया और यहाँ पे Z के बाद A आ गया। इसी तरह यहाँ पे F के बाद G आया था और M के बाद N आया था यहाँ पे वो अपने क्वेश्चन में। अब बोलोगे भाई दूसरा उठा के देखें, तो देखो अगर ऑप्शन ये नहीं उठाते, अगर ऑप्शन ये उठा के देखें, देखो FKG और PBM। अब देखिए F 6 G 7, ये तो कॉमन हो गए, चलो ठीक है ये तो मिल गया। पर इसी तरह नेक्स्ट में तो मिलना चाहिए P 16 पे आएगा और M 13 पे आएगा, ये तो मिला ही नहीं, ये तो कॉमन हुआ ही नहीं, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत है। अगर नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन भी इसी तरह का। देखो H 8 पे, STST 19-20, अब इनमें ये तो कॉमन हो गया 19-20, लेकिन यहाँ देखिए C 3 पे आ रहा है और N 14 पे आ रहा है, तो इनमें अंतर नहीं आया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को। किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को, याद रखिएगा, आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
RH का कारक संबंध है, RH का कारक संबंध है तो रक्त से, किससे? रक्त से, याद रखिएगा, रक्त से RH कारक का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। RH का संबंध रक्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है? रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला बोलती है, जैसे मान लीजिए ये कोई महिला है, वो एक पुरुष का परिचय देती है। मान लीजिए ये अपना जेड कोई पुरुष है, बोल रही है इसकी पत्नी, मान लीजिए जेड की पत्नी हम वाई मान लेते हैं, जेड की पत्नी वाई मेरी माँ की, यानी किसकी माँ की? अब खुद के बारे में कह रही है महिला कि मेरी माँ, किसकी माँ? इसकी माँ, यानी जेड की पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो अब कौन हुई इकलौती पुत्री? यही तो हुई। और इकलौती पुत्र किसकी है? जेड की पत्नी। और जेड की पत्नी, फिर जेड की पत्नी और ये ए के तो हो गए, इसलिए जेड की क्या बन गई? है पत्नी बन गई। और राइट आंसर बी। आपको समझ आ गया होगा, आई होप। नहीं समझ आया चलो एक बार और समझा देता हूँ। देखिए एक महिला है, मान लीजिए महिला है, वो बोल रही है एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, ये पुरुष की ओर इशारा करते हुए बोल रही है कि इस जेड की पत्नी, बोल रही है इसकी पत्नी, किसकी पत्नी? जेड की पत्नी, ये जेड की पत्नी हो गई, जेड की पत्नी मेरी माँ। अब किसके बारे में बोल रही है? खुद के बारे में बोल रही है कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। अब इसकी माँ की इकलौती पुत्री कौन है? ये। और जो जेड की पत्नी है उसके बारे में बोल रही है कि जेड की पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो इसकी माँ की इकलौती पुत्री यही तो है। तो ये क्या बन गई? जेड की पत्नी बन गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलग से आपको मैं क्लास लगवा दूंगा ये क्लॉक वाले सिलेबस की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करता है? केवल बुद्ध का? नहीं, बुद्ध का भी करता है, लेकिन केवल बुद्ध का नहीं, बौद्ध और जैन का, हाँ उनका भी करता है। और टॉपिक्स हिंदू और जैन नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदू, बौद्ध और जैन का। किस करता है? हिंदू, बौद्ध और जैन का। केवल बौद्ध का भी नहीं, बौद्ध और जैन का भी नहीं, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों का करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धन विधेयक कहाँ पूर्व स्थापित किया गया था या फिर किया जाता है? तो लोकसभा में किया जाता है, याद रखिएगा। धन विधेयक लोकसभा में पूरे स्थापित किया जाता है। कहाँ पे? लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बात याद रखिएगा, लोकसभा अस्थायी सभा है जबकि राज्यसभा एक स्थायी सभा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, VLS का पूर्ण अर्थ क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, याद रखिएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कंप्यूटर क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, याद रखिएगा, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, TELEX का संपूर्ण अर्थ है या फिर फुल फॉर्म? तो इसका अर्थ है टेलीप्रिंटर एक्सचेंज। क्या है? टेलीप्रिंटर एक्सचेंज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है वो मैं आपको, ये भील जनजाति में भील स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भील स्त्रियों से संबंधित है। कौन सा गीत? याद रखिएगा, सुबटिया। कौन सा गीत है? सुबटिया लोकगीत, भील स्त्रियों द्वारा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। सबको पता है तांबा, राजस्थान में तांबा सर्वाधिक निकलता है खेतड़ी झुंझुनू से। कहाँ से निकलता है? खेतड़ी झुंझुनू से, याद रखिएगा, झुंझुनू से, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है, फिर से क्वेश्चन आ गया, तो भाद्र कृष्ण तृतीया को सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची से सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीचे देखिए कूट का उपयोग करते हुए खनिज और खनन क्षेत्र हमें मिलाने हैं। तो देखिए वो इस तरह मिलेंगे। तो देखिए इसे किस तरह सुमेलित करना है।
सबसे पहले हमारी है सीसा जस्ता की खानान कौन से इनमें से, तो वो है गुड़ किशोरी दास। तो हमारा जो, इसको मैं डाल देता हूँ, डायरेक्ट मिला देता हूँ, ए का ऑप्शन मिल जाएगा 3 से। फिर आते हैं टंगस्टन की खनान क्षेत्र कौन सा है, वो है वालदा। फिर आते हैं मैंगनीज की है कोल्हन, सॉरी कोल्हन नहीं, मैंगनीज की वो है, मैंगनीज के लीलवानी, और तांबा की है कोल्हन, याद रखिएगा। टंगस्टन वालदा, सीसा और जस्ता गुड़ किशोरीदास, मैंगनीज लीलवानी और तांबा कोल्हन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दहेज मृत्यु के लिए दोषी ठहराया जाता है पति व नातेदार को। किसको? पति व नातेदार को दहेज मृत्यु के लिए ठहराया जाता है, यानी दहेज के ऊपर अगर कोई केस के ऊपर महिला की मृत्यु हो जाती है तो उस दौरान पति और नातेदारों को दोषी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आँख की फुंसी के लिए किसके पत्ते लाभदायक होते हैं, तो वो है बबूल के। कौन से पेड़ के? बबूल के। शायद आपके दादी अम्मा ने भी आपको बताया होगा ये बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क है, नेटवर्कों का एक बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा आरेख भाषा अंग्रेजी व हिंदी का संबंधित है? तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन। भाषा अंग्रेजी और हिंदी क्या है? अंग्रेजी और हिंदी का गोला अलग अलग बनेगा, ये दोनों क्या है? भाषा है। तो किस में आ जाएगा? डायग्राम ए। देखिए ये हमेशा इस तरह होगी, जैसे मान लीजिए अगर आपको ऑप्शन दे दे, जैसे कि मैं इसके और उदाहरण दूँ आपको, तो जैसे कि दे दे बिल्ली, कुत्ता और चील, इसका उदाहरण दीजिए, तो क्या बनेगा इसका? देखो बिल्ली, कुत्ता और चील, इस तरह बनेगा। लेकिन यहाँ पे चील की जगह दे दिया जाए जानवर। क्या दिए दिए? जानवर। तो बिल्ली और कुत्ता दोनों क्या है? जानवर है। तो इसी तरह का यहाँ पे गोला बनेगा इन दोनों को बीच में लेकर। आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का, निम्न श्रृंखला में कितने ए हैं जिनके तुरंत बाद, यानी जिनके तुरंत आगे बी है तथा जेड तुरंत पहले, कितने ऐसे ए हैं हमें गिनना है। तो देखिए फर्स्ट ए देखते हैं, इसके तुरंत बाद बी नहीं है, ये वाला ए के बाद भी नहीं है, इसके है लेकिन इससे पहले, तुरंत पहले जेड नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए ये वाला ए, इसके आगे बी आ गया और इसके पीछे जेड आ गया, तो एक तो हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो, ए के आगे बी है लेकिन पीछे जेड नहीं है, छोड़ो। अब देखो ए के आगे बी, देखो ए के आगे बी हो गया और ए के पीछे जस्ट जेड ही हो गया, सेकंड ये हो गया। फिर देखो दोबारा ए के आगे बी और जेड, ये हो गया एक, और ए के बाद जेड, ए के बाद बी और पीछे जेड, ये हो गया। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। कितने हो गए? 4 इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के विख्यात इतिहासकारक जो समाज सुधारक भी थे, कौन थे? वो थे हर बिलास शारदा, याद रखिएगा, हर बिलास शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक संसद में पेश किया जाता है, यानी भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक पेश किया जाता है, तो याद रखिएगा वो लोकसभा द्वारा किया जाता है। राइट आंसर लोकसभा, याद रखिएगा। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वित्त विधेयक कहाँ पड़ता है? लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? यह है गेहूं की। क्या है? सोनालिका गेहूं की फसल की एक प्रजाति है, किस्म है एक तरह की। निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन बटन है? तो अल्ट बटन संशोधन के लिए उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, संशोधन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पन्नाधाय किसकी पुत्री थी? तो याद रखिएगा हरिश्चंद्र होकला की पुत्री थी। कौन? पन्नाधाय, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? सबको पता है 1941 में स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पीतल निम्न का मिश्र धातु है, तो याद रखिएगा तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर फिर से रीजनिंग का, हमें इसमें ढूंढना है क्या आएगा। तो देखिए किस तरह होगा। जब हम फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो काफ़ी बार इनको गुणा करेंगे, उसमें जो 2 जोड़ेंगे, कुछ बहुत सारे ट्राई करने के बाद आपको समझ आएगा। तो देखिए किस तरह होगा, इसमें आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसमें करना कुछ नहीं है, 50 और 31 को जोड़ना है। कितने हो गए? 81 और 90 81, 9 का भाग चला गया। उसी तरह
जब हम 42 और 21 को जोड़ेंगे तो देखो कितने आएंगे, 3 और 4 63, 6 7 63, इसमें 7 का भाग चला गया। अब इसी तरह हमें ये करना है, 43 और 11 को जोड़ना है, 1 मिनट, 43 और 11 को जोड़ना है, तो ये हमारे हो जाएंगे 5 और 4 54। देखिए 5 से भी नहीं जा रहा, 8 से भी नहीं जा रहा, 7 भी नहीं जा रहा, 6 चौक 6 नाम 54 हो जाएगा इस तरह, इसलिए 6 का भाग चला जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। करना कुछ नहीं था, बस इन दोनों को जोड़ के इनमें भाग देना, जिस संख्या का भाग चला जाएगा वही संख्या यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि विजय अपना सिर नीचे करके उल्टा खड़ा होता है तथा उसका मुख दक्षिण की दिशा की ओर है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? तो देखिए इसे किस तरह हल करेंगे, मैं अभी दिखाता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन, वैसे ये जो लाइन है ना इसका, यदि विजय अपना सिर नीचे करके उल्टा खड़ा होता है तथा उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, यही लाइन इसमें कन्फ्यूजन के लिए, इसका राइट आंसर पश्चिम दिशा की ओर होगा। वो किस तरह होगा तो मैं आपको बता दूं। आप इसका सर, जैसे मान लीजिए बॉडी है, तो इसका जो सर है ना, वो सर वो न्यू खड़ा है, नीचे की तरफ कर रखा है इसने और उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, यानी ये मान लीजिए दक्षिण दिशा की ओर है, ये दक्षिण दिशा मान ली इसकी, ये मान ली उत्तर हो गई। तो इसको जो बाएं हाथ वो किस दिशा की ओर होगा, तो पश्चिम, और इधर हो जाएगी पूर्व दिशा। आप खुद स्वयं खड़े होके भी एक बार ट्राई करना, तो आपको खुद अंदाज हो जाएगा। जब आप रियल दक्षिण दिशा की ओर सिर नीचे करके खड़े होना और फिर आप अपना बाएं हाथ देखना, तो पश्चिम दिशा की ओर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर, राजस्थान जन सूचना पोर्टल 2020 का निम्नलिखित में से लाभ नहीं है, तो याद रखिएगा भ्रष्टाचार को कम करना इसका कोई लाभ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कवि कालिदास के नाम से कवि कालिदास का नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो ये हुआ है ए होल के उत्कर्ण लेख में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आदमकद यक्ष की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हुई अपने भरतपुर में नोह से। कहाँ से? भरतपुर में नोह स्प्रिंट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जग मंदिर तथा जग निवास महल किस झील पर स्थित है? याद रखिएगा पिछला झील पर स्थित है। पिछला झील से इंपोर्टेंट एक बात याद रखिएगा, यह उदयपुर में है। और जो सेकंड बात आती है कि इसे किसने बनवाया था, तो वो बनवाया था महाराणा लक्ष्य सिंह ने, जिन्हें हम लाखा या फिर लक्की सिंह भी कहते हैं। महाराणा लाखा के काल में बंजारे द्वारा बनवाया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा? एक चिड़िया बार बंजारा था, उसके द्वारा बनाया गया था। ये महलों के पीछे ही बनाई गई थी, इसलिए इसका नाम पिछोला झील के नाम से रखेगा। इसे ये ध्यान रखिए, इसमें ही नटनी का चबूतरा भी है और इसी में जग मंदिर और जगत निवास भी स्थित है। एक बात और याद रखिएगा, जो जग मंदिर बनवाया था वो महाराणा करण सिंह ने बनवाया था, और जो जग निवास बनवाया था वो बनाया था महाराणा जगत सिंह ने। ये बात भी याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सबसे बड़ी बात कि पिछोला जो झील है वह मीठे पानी की झील है, याद रखिएगा। कौन से पानी की? मीठे पानी की। बात करी जाए खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो वो सांबर है जो कि जयपुर में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीसीबी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, याद रखिएगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अच्छा क्वेश्चन था कंप्यूटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है, यानी किसके लिए दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है? तो याद रखिएगा जैन मंदिर में कला हेतु विख्यात है। और माउंट आबू कहाँ पे है? सिरोही में है, जहाँ पे भी नक्की झील भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, MS एक्सेल एक क्या है? यानी MS एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित प्रोसेसर पैकेज? नहीं, विंडो पर आधारित स्प्रेड शीट पैकेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? यानी हम किससे इनपुट नहीं करते? कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, माउस से भी इनपुट होता है, मॉनिटर से भी इनपुट होता है। तो फिर क्या चीज़ नहीं है? वो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। केवल 3, सॉरी मैंने गलत बता दिया, मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं आउटपुट डिवाइस है,
वो किस तरह चले मैं आपको समझाता हूँ। देखो इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या होता है पहले समझिए। इनपुट का मतलब होता है हम कंप्यूटर को जो कमांड देते हैं कौन कौन से चीज़ से कमांड देते हैं। जैसे माउस से हम सर्किट को उसको माउस से हम कमांड देते हैं, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, और सॉफ्ट कॉपी हम देते हैं एक्सेल वगैरह। तो ये सब इनपुट होते हैं। लेकिन जो हमें कंप्यूटर देता है जैसे कि प्रिंट करके देता है वो आउटपुट हो गया, मॉनिटर पे हमें जो स्क्रीन में दिखाता है सब चीज़ वो आउटपुट हो गया। ये सब चीज़ आउटपुट होती है। जो हमें कंप्यूटर देता है वो आउटपुट, और जो हम कंप्यूटर को संदेश देते हैं वो होते हैं इनपुट। वो संदेश हम किस किस तरह देते हैं, देखो कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, और माउस से भी हम कार्य करते हैं। ये सब इनपुट में आ जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी ध्यान से सुन लीजिए। हार्डवेयर तो वो होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं वे देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। जैसे MS एक्सेल हुआ, विंडो हुई, ये सब सॉफ्टवेयर में आते हैं। जबकि हार्डवेयर में जैसे कि CPU, माउस, कीबोर्ड और अपना मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर में आ गए जिन्हें हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक शिक्षा का करते हुए किस वर्ष जोड़ा गया था, वो याद रखिएगा 2002 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? ट्रेडमार्क है, याद रखिए किसका ट्रेडमार्क है, तो है बेल। किसका है? बेल, एक मिनट, लेबोरेटरीज, बेल लेबोरेटरीज। ऑप्शन नंबर